हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतु लॉ। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंजंक्शन क्या है, इंजंक्शन के टाइप्स और उसके कब हम लागू कर सकते हैं, उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हो लिखा हुआ है व्हेन इंजंक्शन कैन नॉट बी इशूड, व्यायादेश कब जारी नहीं किया जा सकता। तो बीएलएलबी वाले फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे जिनका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और उनकी फिफ्थ यूनिट में ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का टॉपिक दिया गया है, उसी टॉपिक में हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं आगे कि क्या है। इंजंक्शन कैन नॉट बी इशू, व्यायादेश कब जारी नहीं किया जा सकता। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्यायादेश कितने टाइप के होते हैं, उनको हमने समझा था, कब व्यायादेश लागू होता है, कैसी कैसी चीजें आती हैं, क्या कंडीशंस आती हैं। पर अब आया है ये टॉपिक कि व्यायादेश जारी कब नहीं करता, कोर्ट कब आपको व्यायादेश जारी करने से मना कर देता है। तो मैं 8 पॉइंट लिखकर आई हूँ, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है किसी न्यायिक कार्यवाही को रोकने के लिए जारी नहीं किया जा सकता। जुडिशियल प्रोसेस, अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे किसी जुडिशियल प्रोसेस में हस्तक्षेप हो और उसको रोकने के लिए कोई इंजंक्शन मांग रहा है, जुडिशियल प्रोसेस को रोकने के लिए व्यायादेश मांग रहा है, तो ऐसा व्यायादेश जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है किसी व्यक्ति को वाद चलाने या संस्थित करने से व्यायादेश द्वारा रोका नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति जिसका राइट है कोई सूट को इंस्टीट्यूट करना, किसी केस को फाइल करना, और कोई अदर पर्सन अगर उस व्यक्ति को रोक दे कि नहीं तुम केस फाइल नहीं कर सकते, तो ऐसा इंजंक्शन जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट इसको परमिट नहीं करता, क्योंकि इस वजह से आपके राइट वायलेट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को विधायी निकाय से आवेदन करने के रोकने के लिए, मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति आपको कोर्ट जाके ये इंजंक्शन ले ले कि इस व्यक्ति को रोका जाए कि ये कोई लेजिस्लेटिव बॉडी से कोई भी रेमेडी या कोई भी एप्लीकेशन ना करे। ऐसी कई प्रोसेस होती हैं जहां आप किसी के अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी के पास जाते हो और कोई अदर पर्सन आपके बिहाफ में आपके अगेंस्ट कोर्ट में जाके इंजंक्शन ले लेता है कि सर ऐसे व्यक्ति को रोका जाए, तो कोर्ट परमिट नहीं करती है, क्योंकि ये कोई ग्राउंड नहीं है, आप किसी व्यक्ति को उसके राइट से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, विदेशी सरकार के वैधानिक कृत्य को करने के लिए या उसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप करने के लिए, मतलब कोई व्यक्ति ये जो 3 बॉडीज दी गई है, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और विदेशी सरकार, इनके काम को रोकने के लिए, उनके काम में इंटरफेयर करने के लिए, सब कुछ इंटरफेयर करने के लिए, रोकने के लिए, बाधा उत्पन्न करने के लिए व्यायादेश जारी करवाना चाहता है, तो कोर्ट ऐसे व्यायादेश को परमिट नहीं करेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये पेपर में, बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वाले आप बच्चों पेपर में ऐसा ये क्वेश्चन बन के आ ही जाता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। अभी मैं लास्ट क्लास में समझाऊंगी कि सनॉप्सिस कैसे बनाना है। अगर कोई ये क्वेश्चन आ गया तो बच्चे सनॉप्सिस बनाने में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो उसको भी हम डील करेंगे कि सनॉप्सिस आपको कैसे बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट है व्यायादेश को रोकने के लिए व्यायादेश जारी नहीं किया जा सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट और फनी आप बोल सकते हो कि किसी व्यक्ति ने किसी के अगेंस्ट कोई व्यायादेश ले लिया है कोर्ट से, अब वो व्यक्ति भी चला जाएगा कि तुमने मेरे अगेंस्ट में इंजंक्शन ले लिया, अब मैं भी कोर्ट में जाके इस इंजंक्शन के विरुद्ध, इस इंजंक्शन के अगेंस्ट जाके ही इंजंक्शन लूंगा। तो ऐसा नहीं होता है कि तुमने सूट किया और इंजंक्शन मांगा, फिर तुम्हारे इंजंक्शन के विरुद्ध हम भी इंजंक्शन मांगेंगे, फिर वो करेगा कि तुम्हारे इंजंक्शन के विरुद्ध हम इंजंक्शन मांगेंगे। ऐसे नहीं चलते, तो फिर पैटर्न कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये नहीं होगा कि किसी व्यक्ति ने इंजंक्शन मांगा और उसके इंजंक्शन के विरुद्ध आप इंजंक्शन मांग सको। ठीक है। नेक्स्ट, जहाँ की मामले में वादी का कोई व्यक्तिगत हित नहीं हो, ये बहुत पर्सनल चीज है कि कुछ पर्सन होते हैं जहाँ पर पर्सनल आपका इंटरेस्ट नहीं हो, मतलब 2 पार्टीज है, थर्ड पर्सन ही जाके आप किसी और के विरुद्ध इंजंक्शन ले रहे हो, उनको पता ही नहीं, उनको ही कुछ है, तो ऐसा नहीं होता है। जो पार्टीज है अगर उनका कोई पर्सनल राइट वायलेट हो रहा है तो इंजंक्शन पार्टीज ले सकते हैं, कोई अदर पर्सन नहीं ले सकता। और आप अगर ले भी रहे हो, पार्टीज भी अगर इंजंक्शन ले रही है पर उसका उस केस में पर्सनल इंटरेस्ट है ही नहीं, तो ऐसे इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है किसी संविदा के भंगीकरण को रोकने के लिए जिसका विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है और ऐसे ब्रीच होने के बाद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, हम
स्टार्टिंग में अभी जब हम फिर से नया टॉपिक क्लियर करेंगे तो उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता क्या है, कौन सी कंडीशन है जब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए परमिट करती है, तो हम सब इस चीज़ को डील करेंगे। तो इस पॉइंट में बोला गया है कि किसी अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ऐसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, तो उस परफॉर्मेंस को कराने के लिए आप नहीं इंजंक्शन ले सकते कि हमको ये परफॉर्मेंस कराना ही है, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज़ अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि किसी व्यक्ति ने किसी चित्रकार से चित्र बनाने के लिए बोला, चित्र बनाना उसकी स्किल्स पे डिपेंड है, ठीक है, और अगर वो चित्रकार मर जाता है, ठीक है, तो वो तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो स्किल्स उसके पास है जरूरी थोड़ी है ना कि उसकी स्किल्स किसी और के पास हो या उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास हो। पर आप बाउंड करो, आप वैध इंजंक्शन लगा दो कि इसके अगेंस्ट मुझे यही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है, तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। और लास्ट है जहां वास्तव में प्रत्याशित उपताप, जिसको न्यूसेंस बोलते हैं, सिद्ध होने योग्य ना हो। कभी कभी कोई पार्टीज ऐसे न्यूसेंस के अगेंस्ट इंजंक्शन ले लेती है और बाद में पता चलता है कि ऐसा न्यूसेंस वास्तव में था ही नहीं, जिसको ये न्यूसेंस बोल रहे हैं वो न्यूसेंस था ही नहीं। तो जहां किसी मामले में न्यूसेंस के पक्ष में न्यूसेंस को लेके, विषय वस्तु न्यूसेंस थी और उसी को लेके अगर आपने इंजंक्शन लिया है और बाद में पता चल रहा है कि ऐसा न्यूसेंस वास्तव में नहीं है, तो इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। तो हमने 8 पॉइंट क्लियर करे कि मेन इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट है कि इन मामलों में व्यायादेश जारी नहीं किया जा सकता। हमने पहले डील किया था व्यायादेश कब जारी होगा, जब पार्टीज को क्षतिपूर्ति नहीं मिल सकती, धन के रूप में क्षतिपूर्ति ना हो, ये हो, आपने जो पढ़ा है वही है, और टाइप्स भी हमने पढ़े, सब कुछ पढ़ा। अब हमारा मेन पॉइंट यही था कि पढ़ने के बाद कि इंजंक्शन किस किस पॉइंट में लागू नहीं हो सकते, ठीक है। मैंने एक आपको टॉपिक पढ़ाया था मैंडेटरी इंजंक्शन, जो अज्ञापक व्यायादेश है, अज्ञापक व्यायादेश पढ़ाया था। उसके लिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स लिखवाना चाहती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं बोल रही हूँ, आज मैं हिंदी में लाई हूँ, अगर आप कमेंट करोगे इंग्लिश में चाहिए आपको तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इंग्लिश में दे दूंगी। हिंदी वाले आप लिख सकते हो, मैं बोल रही हूँ। हेडिंग आप डाल सकते हो, आदेशात्मक व्यायादेश कब जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए आदेशात्मक, जिसको आज्ञापक व्यायादेश भी बोलते हैं, मैंडेटरी इंजंक्शन, कब जारी किया जा सकता है। तो फर्स्ट है जहां पर प्रतिवादी को किसी कार्य विशेष को करने का विधिक दायित्व है, ठीक है। सेकंड है जहां प्रतिवादी के कृत्य ने वादी के अधिकार में हस्तक्षेप या अतिलंघन किया है। नेक्स्ट है जहां वादी ने प्रतिवादी को यह सूचित कर दिया है कि उसके अधिकारों का अतिलंघन किया जा रहा है लेकिन फिर भी प्रतिवादी अपना कार्य किए जा रहा है। नेक्स्ट जहां न्यायालय यह निर्धारित करता है कि व्यायादेश जारी करना आवश्यक है और कार्य को करवाने में न्यायालय सक्षम है। मैं इसलिए ये लिखवा रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे जिसमें एक शॉर्ट नोट आ गया था कि मैंडेटरी प्रोविजन क्या है और ये कब जारी किया जा सकता है, सिर्फ मैंडेटरी प्रोविजन के लिए आ गया था। तो मैं इसलिए लिखवाने के लिए लाई हूँ कि आप लिख लीजिए, इनकेस अगर क्वेश्चन फंस जाता है तो आपको दिक्कत ना हो। अब इसी के नीचे एक आप हेडिंग डाल लीजिए, आदेशात्मक व्यायादेश कब जारी नहीं किया जा सकता। अभी हमने पढ़ा कब जारी किया जा सकता है, आदेशात्मक व्यायादेश, मैंडेटरी इंजंक्शन। अब आ रहा है कि कब जारी नहीं किया जा सकता, तो आप उसके पॉइंट लिख लीजिए। निम्नलिखित दशाओं में जारी नहीं किया जा सकता है। पहला है जहां वादी को पहुंचाने वाली क्षति के लिए, जहां वादी को पहुंचाने वाली क्षति के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति समुचित उपाय है, ठीक है। जहां पर आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आप धन देकर, रेमेडी डैमेजेस देकर आप उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हो, तो वहां पर आप ये नहीं दोगे, ठीक है। जहां असुविधा प्रतिवादी के पक्ष में अधिक है, जहां असुविधा प्रतिवादी के पक्ष में अधिक है। नेक्स्ट है जहां वादी के अधिकारों में बाधा अस्थायी प्रकृति की है, जैसे मकान का निर्माण करवा रहा है और इसी उद्देश्य से बाकी भूमि पर पत्थर, कंकड़, बजरी आदि डलवाना, यह सब अस्थायी प्रकृति का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है जहां वादी प्रतिवादी के कार्य को पूर्ण होते देखता रहता है और व्यायादेश प्राप्ति के लिए न्यायालय के पास नहीं आता है, तो वह स्थिति में न्यायालय व्यायादेश जारी नहीं करेगा।
तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके लिख सकते हो, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं और आपको रिवीजन चाहिए तो आप लिख के नोट्स बना लीजिएगा। जो बच्चे पर्सनली मुझसे कनेक्टेड हैं वो मुझे व्हाट्सएप में अपने नोट्स भेज सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, और जिसको जो मेरे से पर्सनली कनेक्टेड नहीं है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को चाहिए है इंग्लिश में तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा व्यायादेश क्या है, व्यायादेश कैसे जारी कर सकते हैं, कब जारी कर सकते हैं, कौन जारी करेगा, कब जारी नहीं करेंगे, कोर्ट का क्या पावर है, ये सब। अब आता है कि हम सिनॉप्सिस क्या बनाए। ये तो हमने पूरा प्रोविजन पढ़ लिया कि हाँ मैम पढ़ लिया व्यायादेश, व्यायादेश बहुत दिन से आप पढ़ा रहे हो इंजंक्शन, पर आप ये बताइए सेमेस्टर वाले बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम लिखें कैसे, लिखें कैसे। तो एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस क्वेश्चन ने अगर जो डिमांड की है, क्वेश्चन ने अगर किसी चीज की डिमांड की है अपने क्वेश्चन में, तो पहले आपको वो डिमांड फुलफिल करनी है, ठीक है। जैसे हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में हमको बहुत टाइम से मन है कि हमको डोसा ही खाना है, ठीक है, तो आप जाके डोसा ही ऑर्डर करोगे ना, तो डोसा पहले खाओगे, उसके बाद आपको लगती है कि हाँ भूख है तो कुछ और भी ऑर्डर कर लेंगे। अब खाने का मन है आपका डोसा और आपको रेस्टोरेंट वाले दे रहे हैं कुछ और, तो आपका दिमाग खराब होगा ना कि हम सिर्फ इसी की चाहते हैं, डिमांड कर रहे हो आप ही। ऐसे ही क्वेश्चन में होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन वाले जो डिमांड कर रहे हैं आपको पहले वो डिमांड फुलफिल करनी है और सिनॉप्सिस में भी वही डालना है। उसके बाद आपके पास टाइम मिलता है तो आप कुछ और जो आपने क्योंकि पढ़ा तो आपने बहुत कुछ है तो आप उसको भी लिखिए। बच्चे बहुत ना ये गलती करते हैं कि जो क्वेश्चन डिमांड करता है वो बस लिखा था, पर उनके पास आता बहुत कुछ है पर वो लिखते नहीं है। पर नहीं, आपको लिखना है, इसलिए लिखना है क्योंकि आपको आंसर भी तो रिप्रेजेंट करना है। पर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं जो आप सारे क्वेश्चंस में डाल सकते हो, जैसे कि इंट्रोडक्शन, सिनॉप्सिस। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया व्यायादेश क्या है, अस्थायी व्यायादेश क्या कहलाता है, व्हाट इज इंजंक्शन, और एक्सप्लेन द टेम्परेरी इंजंक्शन, ठीक है। अस्थायी व्यायादेश क्या है, अस्थायी बस का पूछा, ठीक है। पर हम कैसे सिनॉप्सिस बनाएंगे ये देखते हैं। तो सिनॉप्सिस आप रूपरेखा हिंदी वाले लिख सकते हैं या इंग्लिश में आप सिनॉप्सिस भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट डालोगे आप प्रस्तावना, ये कॉमन रहता है सारे क्वेश्चन में। ये मैं सिनॉप्सिस बना रही हूँ, अगर हो मेरा ब्लैक मार्कर चलेगा तो मैं आपको ब्लैक और ब्लू दो पेन आप यूज कर सकते हो, पर और कोई रेड ग्रीन ये पेन यूज नहीं करना है आपको, तो कोशिश करिएगा। सेकंड परिभाषा, ठीक है। अब परिभाषा में क्या, बच्चे बहुत कह रहे हो क्या परिभाषा, तो जब आप परिभाषा के लिए सिनॉप्सिस बन रहे हैं, जब आप परिभाषा लिखो ना तो यहाँ तो या तो आप ऐसे पॉइंट बना सकते हो कि सेक्शन नंबर 36, 37 ऐसे लिख सकते हो, या किसी विधि शास्त्रियों के अनुसार, सामान्य के अनुसार, जिसने भी आपने पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो आप यहाँ उसकी हाईलाइट कर सकते हो, और अगर आपको हाईलाइट नहीं भी करना है तो सिर्फ परिभाषा डाल सकते हो। मैं थोड़ा एक दो पॉइंट हाईलाइट कर दे रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो सिर्फ परिभाषा बस की हेडिंग डाल के अंदर एक्सप्लेन कर दो। तीसरा पॉइंट है, अब मैंने क्या पूछा, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, व्यायादेश क्या है, ठीक, और अस्थायी व्यायादेश क्या होते हैं। तो अब हम समझाएंगे व्यायादेश, व्यायादेश के प्रकार, व्यायादेश के प्रकार, ठीक है। परिभाषा में अस्थायी व्यायादेश पूछा है ना, तो यहाँ आपको अस्थायी व्यायादेश की ही परिभाषा बतानी है, या अगर व्यायादेश पूछा है तो पूरे व्यायादेश की परिभाषा बतानी है। 4 प्रकार के होते हैं ना, क्या। अब आप यहाँ प्रकार डालोगे तो हमने 2 बार डिवाइड किया था। अब इसमें क्या होता है, हमने बोला था प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर, ठीक है, और प्रक्रिया के आधार पर, 2 लिखे थे ना, याद हो आपको अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो। प्रक्रिया के आधार पर आप ऐसे एरो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ ब्लैक पेन से अगर आप ये प्रकार लिखोगे, यहाँ से ब्लैक पेन लिखना और ये 2 ब्लू में डालना। पहले डालना निषेधात्मक, निषेधात्मक, और नेक्स्ट डालना आज्ञात्मक, ठीक है। ब्लू से यूज कर सकते हो, आपका आंसर बहुत अच्छा दिखेगा। चेकर्स क्या बहुत कॉपियां होती हैं, बहुत डीपली नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ 1-2 पेज को देखते हैं, उसके बाद वो रैंडम देते जाते हैं। ऐसा कई कॉलेजेस में होता है, ट्रस्ट में। पर अगर आप अपना प्रेजेंटेशन ही बहुत अच्छे से दे रहे हो ना, तो उनको लगेगा बच्चे ने पढ़ा है, क्योंकि टाइप्स तो यही है, अगर वो इतना लिखा है तो प्रॉपर लिखा होगा, ठीक। अब उसके बाद आपको प्रक्रिया के आधार पर डालना है, तो 2 पढ़े थे,
अस्थायी व्यायादेश, इसी को हमें समझाना है, अस्थायी व्यायादेश और स्थायी व्यायादेश, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन था व्यायादेश क्या है और अस्थायी व्यायादेश को समझाइए। तो हमने प्रस्तावना डाला, प्रस्तावना में आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डालोगे, ये सब डालोगे, फिर आप परिभाषा समझाओगे, ठीक है। परिभाषा में आप व्यायादेश समझाओगे, थोड़े थोड़े से पॉइंट पूरे व्यायादेश के डालोगे या फिर सिर्फ अस्थायी व्यायादेश डाल सकते हो। फिर आप प्रकार बताओगे, प्रकार में आपको सीधे समझाना है, अंदर लिखोगे आप सब, पर आपका क्वेश्चन पूछता है अस्थायी व्यायादेश क्या है, तो फिर आप अस्थायी व्यायादेश लिखोगे। अब आपको यहाँ स्मार्ट वर्क करना है, क्वेश्चन ने पूछा अस्थायी व्यायादेश, तो आप यहाँ डालोगे अब नेक्स्ट पॉइंट अस्थायी व्यायादेश जारी करने के कारण, ठीक है। अस्थायी व्यायादेश जारी करने के कारण, तो यहाँ पे आप उसके कारण लिख सकते हो, ठीक है, जो अंदर अंदर लिख सकते हो, यहाँ पर नहीं लिखिए। और लास्ट आप डाल दोगे न्यायालय कब, जो मैंने अभी पढ़ाया, न्यायालय कब व्यायादेश जारी करने से मना कर सकता है, न्यायालय कब व्यायादेश जारी करने से मना कर सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए, वहां पे अगर पूछ लिया, चलिए अभी तो यह अस्थायी व्यायादेश का हमने समझाया, अगर पूछ लिया क्या होता है आज्ञात्मक व्यायादेश, तो आपको सिनॉप्सिस यही बनाना है, बस एक्सप्लेन, अस्थायी व्यायादेश की जगह आपको लिख देना है आज्ञात्मक व्यायादेश जारी करने के कारण, और इसमें जो मैंने लिखा है कि कब कोर्ट आज्ञात्मक व्यायादेश जारी नहीं करवा सकता, ठीक है। तो आपको सिनॉप्सिस यही रहेंगे, क्वेश्चन की शिफ्टिंग आपको करते रहना कि कौन सा इंजंक्शन पूछा गया है। अगर उसने पूछा कि व्यायादेश क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब उसने कोई स्पेसिफाइड इंजंक्शन के बारे में नहीं पूछा है, तो आपको सब एक्सप्लेन करना है, सिनॉप्सिस ऐसे ही बनाना है, अस्थायी को मिटा देना है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि न्यायालय व्यायादेश कब जारी कर सकते हैं और न्यायालय व्यायादेश कब जारी करने से मना कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको पूरे सारे इंजंक्शन को अंदर समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंजंक्शन क्या है, इंजंक्शन के प्रकार क्या है, कब न्यायालय जारी कर सकता है, कब जारी नहीं कर सकता है। तो आप नोट्स बना लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होते हैं और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब जारी और कौन जारी कर सकता है, ठीक है। थैंक यू।